डॉक्टर के.एल. मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर लिटरेचर हिंदी, राजेश पायलट, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लासोट, जिला दौसा। सबसे पहले तो प्रिय विद्यार्थियों, इस ई कंटेंट लेक्चर्स में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। और उससे पहले जो कोरोना का दौर चल रहा है, कोरोना की महामारी से पूरे देश और दुनिया गुजर रही है, इसमें ये विशेष ख्याल अपना रखे कि सामाजिक दूरी बनाए रखे, बीच बीच में हाथ धोते रहे। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आप गुनगुने पानी का इस्तेमाल करते रहे। जैसे कहीं बाहर मेहनत मजदूरी या ऑफिस या कोई काम करते हुए एक लगवाता, पर घर पे शाम सुबह रहे तब नींबू का गर्म गुनगुना पानी वो पीते रहे। कोरोना से क्या बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो आइए प्रिय विद्यार्थियों, मेन जो टॉपिक है अपना बीए पार्ट सेकंड द्वितीय प्रश्न पत्र लिटरेचर हिंदी, भुवनेश्वर द्वारा रचित एकांकी तांबे के कीड़े की व्याख्या भाग। जो व्याख्या भाग है भुवनेश्वर का तांबे के कीड़े एकांकी, ये एग्जाम में आते हैं और एक की व्याख्या करीब 8 या 10 नंबर की आती है। तो जब तक संबंधित रचनाकार के बारे में आप कुछ जान पाएंगे तभी कुछ उसका क्या किया आप कुछ लिख पाएंगे, कुछ क्या एक तरह से उसको समझ पाएंगे। अब उनके बारे में कुछ जानते ही नहीं हैं आप, तो फिर कैसे उसकी व्याख्या, कैसे प्रश्नों का समाधान कर पाओगे, ये बड़ा मुश्किल है। संक्षेप में यदि भुवनेश्वर की एकांकी कला के बारे में कहा जाए या समझा जाए तो भुवनेश्वर की एकांकी रचनाएं अधिक सशक्त है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनका सबसे पहला आकर्षण उनके काव्यात्मक, व्यंजनापूर्ण, मर्मस्पर्शी और कभी कभी चुक्ति शैली में लिखित रंग निर्देश है। चुक्ति शैली में मतलब जैसे आपने एक कांटेदार चीज कह दी, एक व्यंग्यात्मक चीज कह दी, तो वह सीधे हृदय पर अटैक करती है, सीधे हृदय पर एक तरह से चुभन सी होती है कि इसने कितनी अच्छी बात कही है, कितनी मर्मकीर, कितनी क्या की बहुत ही गूढ़ रहस्य की बात कही है। वही बात भुवनेश्वर की एकांकी की क्या की एक तरह से रचनाओं में देखने सुनने को मिलती है। इन रंग संकेतों द्वारा उन्होंने रंगमंच की व्यवस्था, वातावरण के निर्माण, पात्रों की रूप सज्जा तथा पात्र योजना के साथ ही उनकी चारित्रिक विशेषताओं का उद्घाटन किया है। वातावरण के निर्माण, पात्रों की रूप सज्जा, पात्र योजना के साथ उनकी चारित्रिक विशेषताओं का भी उद्घाटन देखने को मिलता है। इससे उन्होंने अपने मूल मंतव्य नाट्य के प्रभाव को भी स्पष्ट किया है। जो चारित्रिक विशेषता है, अब इससे क्या कि जो उनका मूल मंतव्य वो क्या कहना चाहते हैं किसी रचना में, किसी एकांकी में, किसी नाटक में, कोई सी भी रचना में, उससे क्या कि एक तरह से स्पष्ट उभर कर सामने आती है बात कि उनका मूल मंतव्य क्या है। वो नाट्य के प्रभाव को भी स्पष्ट रूप से किया है। उसमें भी उनके एकांकी में संवाद प्रारंभ होते ही संघर्ष का स्वरूप स्पष्ट होने लगता है कि जब एकांकियों में संवाद या कथोपकथन प्रारंभ होता है तो संघर्ष का स्वरूप क्या स्पष्ट होने लगता है। एक कहते हैं कि जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है। जब कोई बातचीत करते हैं, कोई कार्य करते हैं या और कुछ काम करते हैं तो संघर्ष की स्थिति, एक ऐसा वातावरण तैयार हो जाता है तनाव का, चिंता का, कि हाँ यहाँ तो संघर्ष, यहाँ तो कुछ करना ही पड़ेगा, उसके बाद भी कुछ मिल पाएगा। तो वही बात भुवनेश्वर की एकांकी कला में, एकांकी साहित्य में देखने सुनने को मिलता है। संघर्ष का स्वरूप शुरू होने लगता है। घटनाक्रम के घात प्रतिघातों के साथ वह तीव्र हो जाता है। जो जो घटनाएं घटित होती है, जो जो क्या कि आगे बढ़ती है, तो एक तरह से क्या कि घात प्रतिघातों का दौर क्या कि एक तरह से वो तीव्र हो जाता है और चरम सीमा पर पहुंचते ही यवनी का पतन होता है। जब लास्ट मोमेंट पे क्या कि पहुंचते हैं मंतव्य, विचार या कोई संघर्ष, या तो वो क्या कि एक तरह से पतन के मार्ग पर पहुंच जाता है। चरित्र चित्रण में उन्होंने एक दो बात से भी अभिष्ट प्रभाव उत्पन्न कर दिया है। अभिजात वर्ग की कमजोरियों एवं विकृतियों और कुरूपताओं को उन्होंने एकदम नग्न करने का प्रयास किया है। अभिजात वर्ग की कमजोरी, विकृतियों और कुरूपताओं को उन्होंने एकदम नग्न करने का। अभिजात वर्ग का प्राय एक ऐसा वर्ग जो एक तरह से ताकतवर हो, मजबूत हो, पैसा, धन दौलत, प्रॉपर्टी या कुछ उसके पास है, उसकी विकृतियां और कुरूपताओं को उन्होंने क्या कि एकदम बिल्कुल नेग्लेक्ट किया है।
बिल्कुल दूर किया है। उस पर इन्होंने कहीं कोई समझौता नहीं किया, किला समझौता किया कि आपके बारे में तो कुछ कि जो नंबर क्लास है उसके बारे में कुछ कह दिया, सेकंड क्लास है उसके बारे में कुछ कह दिया, और जो क्या कि एक तरह से गरीब है, जो एक तरह से थर्ड कैटेगरी के लोग हैं, मतलब तृतीय श्रेणी के जो गरीब लोग हैं उनके बारे में कुछ कह दिया ना। जो कुछ कहना वो बिल्कुल एकदम सटीक और स्पष्ट वाणी में कहा है। और आदर्श के कोरे दिखावे के नीचे कितना कलुष और गंदगी व कदाचार है उसे भी उन्होंने बेलाग स्पष्ट करने का प्रयास किया है। ठीक, आदर्श को लेकर हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, डींग आते हैं, मैं सिद्धांतवादी हूं, मैं मानवता हूं, नैतिकतावादी हूं, मानव मूल्यों की पालना करता हूं। ऐसे डींग हाँकने वाले, ऐसे कोरे एक तरह से क्या कि स्पष्ट संदेश देने वाले, ऐसे भाषण देने वाले, ऐसे क्या चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले, उनको भी क्या कि एक तरह से उन्होंने क्या कि एक तरह से कलुष और गंदगी एवं कदाचार उन्हें भी क्या कि बेलाग स्पष्ट करने का प्रयत्न किया, उनको भी क्या कि नहीं छोड़ा है। समस्याओं को उभार कर उनके कारणों की विवेचना भी की है और सोचने को विवश किया कि इस विकृति का निवारण कैसे हो सकता है। समस्या है, समाधान है, सवाल है, जवाब है, आवश्यकता है तो आविष्कार है। समस्या उठाइए और उसका निवारण भी कैसे हो सकता है उसका भी क्या कि एक तरह से अपनी रचनाओं में उसका समाधान देखने को मिलता। और इस प्रकार एकांकी में जो कलात्मकता है भुवनेश्वर के एकांकों में उसका सुंदर समावेश देखने को मिलता है। मतलब जो भी कुछ भुवनेश्वर जी ने क्या अपने एकांकी में कहा है, समझौता किसी के साथ नहीं किया है, बिल्कुल स्पष्ट वाणी में कहा है, बिल्कुल सटीक उसमें कहा है। और सबको क्या कि एक तरह से जो भी आदर्श का ढिंडोरा पीटते हैं और जो बड़ी बड़ी डींग हाँकते हैं उनको क्या कि बेलाग दृष्टि से एक तरह से उनको भी क्या कि एक व्यंग कसा है, जो क्या वो भी क्या कि एक तरह से नीचे हो गए, अर्थात शर्मिंदगी महसूस की है, एक हृदय में चुभन सी महसूस की है कि ये नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे काम होगा। देश और समाज की रक्षा तुम्हारे कहने से नहीं चलेगी, जो देश की जनता कहेगी, जो महापुरुष है, जो संत वाणी है, जो बड़े बुजुर्ग, जो रीति रिवाज है, जो कल्चर है हिंदुस्तान का, भारतीय सभ्यता और संस्कृति है, उसके अनुसार क्या कि हमारे आदर्श स्थापित होंगे, न कि चुनिंदा लोगों के हिसाब से। तो आइए प्रिय विद्यार्थियों, व्याख्या भाग पर आते हैं। जो तांबे के कीड़े एकांकी है भुवनेश्वर की, उसका व्याख्या भाग। पहले मैं व्याख्या पढ़ाता हूं, फिर उसका प्रसंग, फिर उसकी व्याख्या करते हैं, फिर उसका विशेष। हम अपनी आत्मा से रचते हैं और शरीर से नाश कर देते हैं कि फिर अपने सच से उसे सजाए। स्क्रीन के पीछे की आवाजें आओ हम इसे किसी बाजार में बेच दे। मृत्यु और नाश की इस निर्दयी केमिस्ट्री को क्षण भर में खत्म कर दे कि हम इन आंखों तरे रते सवालों से बच सके। हम वह भूली हुई भाषा याद करते रहते हैं, एक पत्थर, एक पत्ती, एक शब्द। प्रसंग में प्रस्तुत अवतरण, प्रस्तुत गद्यांश भुवनेश्वर द्वारा रचित तांबे के कीड़े शीर्षक एकांकी से अवतरित है। इस विसंगति एकांकी के अंश में अनाउंसर झुंझुना बजाती हुई अपनी बात यहाँ कह रही है। अनाउंसर अपनी बात कहती है कि आज के परिवेश में हम सभी अपनी आत्मा में बसे हुए भावों को ही प्रचारित करते हैं और यह करते करते हमारा यह भौतिक शरीर धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। इस शरीर का समाप्त हो जाना या नष्ट हो जाना इस बात का सूचक है कि हमें इस शरीर को फिर से सत से सज्जित करना है। कितनी अच्छी बात कही है कि हम क्या कि एक तरह से शरीर के पीछे कितने रेस लगाते हैं, हमारा शरीर स्वस्थ रहे, सुंदर रहे, परंतु शरीर क्या कि धीरे 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 वृद्धावस्था के पहुंचते हुए क्या कि एक तरह से मर मिटता है। जैसे कबीरदास ने कहा ना कि माया मरी मन मरा मर मर गया शरीर, माया मरी मन मरा मर मर गया शरीर, इच्छा तृष्णा नाम मिटे कह गए दास कबीर। न तो माया मरती है, न मन मरता है, सिर्फ शरीर मरता है और फिर पुनर्जन्म होता है। आदमी की पर इच्छा यदि काबू में, कंट्रोल में है तो वो क्या कि एक तरह से देवता है, और इच्छा ही क्या कंट्रोल में नहीं है तो वो क्या कुछ नहीं करता। इसी क्रम में अनाउंसर ये कहती है कि तो स्क्रीन के पीछे से आवाज आती है, इन आवाजों के माध्यम से मानो कोई कह रहा हो कि आओ हम अपनी
आत्मा की आवाज को बाजार में बेच दे तो इससे हमें क्या फर्क पड़ता है जीवन में मृत्यु और विनाश का निर्दय प्रवाह प्रभावित है, उसे यदि हम चाहे तो क्षण भर में ही समाप्त कर दे, क्योंकि इन्हीं प्रवाहों के कारण तो हमारे मन में अनेक प्रकार के प्रश्न उठते हैं और डूबते हैं। इस स्थिति से पार पाने के लिए जब हम अपनी आत्मा को ही अस्तित्वहीन कर देंगे तो निश्चय ही हम मृत्यु पर विजय हासिल कर देंगे। इस स्थिति के घटित हो जाने पर प्रश्न उठने का या होने का कोई तथ्य शेष नहीं रहेगा और न ही हम प्रश्नों के चक्कर में अपने आप को डाल सकेंगे। उस स्थिति में हमारे सामने मात्र एक ही भाषा होगी, वह भाषा पत्थर और पत्ती की होगी, अर्थात वह भाषा जड़ता और एकाकीपन की होगी। इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। विशेष में यह अनावसर के माध्यम से विसंगति एकांकी के कथानक में आई बेतुकी और बेबुनियादी बातों की ओर संकेत किया गया है कि जो विसंगति एकांकी है और जो क्या कि बेतुकी बातें, बेबुनियादी बातें जिनका कोई अर्थ नहीं है, कोई औचित्य नहीं है, कोई महत्व नहीं है, कोई लक्ष्य उद्देश्य नहीं है, उनकी ओर इसमें संकेत किया गया है। और ये बताया गया है कि हम शुभ कर्म करें, शुभ कर्मों का फल शुभ परिणाम देता है और अशुभ कर्मों का फल अशुभ परिणाम देता है। कि हम कुछ ऐसा करें जो हमको कुछ जीवन में क्या कि एक तरह से नीचा नहीं देखना पड़े, एक तरह से क्या कि हमको जीवन में निराशा हताशा आती लगे और एकदम हम देश और समाज की सेवा के लिए, जनहित परमार्थ के लिए हम क्या कि निरंतर कुछ सोचते हुए आगे बढ़े, अपना जीवन तो यापन करें परंतु साथ साथ में हम दूसरे की भी सोचे, तभी जाकर क्या कि काम चले, तभी जाकर इसकी सार्थकता पूर्ण रूप से साबित होगी। आगे अवतरण की भाषा में जहां एक और सत्य, आत्मा, निर्दय जैसे शब्दों का प्रयोग है, वहीं दूसरी ओर केमिस्ट्री, खत्म, तरे, रते जैसे बोलचाल के अंग्रेजी और उर्दू भाषा के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। एक पत्थर, एक पत्ती जैसे शब्द प्रतीकात्मक है। जहां सत्य, आत्मा, निर्दय जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है, सत्य अपनी जगह पे है, आत्मा अपनी जगह पे है, और जब निर्दयता है, निष्ठुरता है, वो क्या कि एक तरह से अलग कैटेगरी का शब्द है। इसकी ओर क्या कि भुवनेश्वर जी ने क्या कि एक तरह से बहुत व्यंग्यात्मक शैली में लिखा है, बहुत व्यंग्यात्मक शैली में कहा कि ऐसे जो आदर्शवादी लोग हैं वो मात्र क्या कि एक तरह से अपना निर्दयपन का रूप अख्तियार करके और समाज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और खुद का भला तो खैर क्या करें, दूसरा का भला तो क्या करें, खुद का ही भला नहीं कर सकते ऐसे लोग। मात्र बड़ी बड़ी डींगे हाँकते, बड़े बड़े क्या कि भाषण देकर क्या कि अपना समय और दूसरों का समय बर्बाद करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, सत्य और ईमानदारी को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़े, सफलता आपके चरण चूमेगी। इसे उम्मीद के साथ थैंक्स वेरी मच।